आज के क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर खत्म करने वाले हैं। देश के लिए सबसे बड़े जो खतरे रहते हैं वो देश के बॉर्डर के बाहर होते हैं। कोई रीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है ना, बाहर की कंट्रीज का प्रभाव हर देश के ऊपर पड़ता है। आसियान का जो रीजन है वो यूएस, यूरोपियन यूनियन और जापान के इकोनॉमी के कंपैरिजन में काफी छोटा है। हेलो बच्चों, वेलकम टू दृष्टि स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो जो भी हमारे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, रेडी हो जाओ। आज के क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर खत्म करने वाले हैं। ये सेशन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जब आप लोग सैंपल पेपर करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और जब आप लोग सॉल्यूशन देखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आंसर लिख कर आना है ताकि आपके नंबर्स ना कटे, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, ऐसा काफी बार होता है कि जो क्वेश्चन सैंपल पेपर में आते हैं वो कई बार एज इट इज सेम टू सेम बोर्ड के पेपर में आ भी जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डन। आगे बढ़ने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं बोर्ड एग्जाम से पहले। तो मैं नहीं चाहती आप कोई भी वीडियो मिस करो। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी? करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं एक बार उन पे नजर डाल लेते हैं। यही सेम इंस्ट्रक्शंस आपको अपने बोर्ड एग्जाम वाले पेपर में भी दिखेंगे। अभी से ही इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ लो। बोर्ड एग्जाम में बस एक बार ऊपर से नजर मार लेना आप। ओके, चलो तो इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। टाइम अलॉटेड कितना है? 3 आवर्स। 3 घंटे के अंदर आपको ये पूरा पेपर करना रहेगा। ठीक है, और हमें पता है कि हमारा पेपर कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का है। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन। इस क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन रहेंगे हमारे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं बच्चों पेपर में? 30 क्वेश्चंस टोटल हमारे हैं, और सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं। मतलब हमें 30 के 30 क्वेश्चंस करने हैं। पर आपको अभी आप देखोगे कि अलग अलग क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा होगा, है ना, और डाल के ऑप्शन दे रखा होगा। वो जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ है, और ये सारे क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क के रहेंगे। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ओके, 2 मार्क्स के क्वेश्चन मतलब इन क्वेश्चन का आंसर आपको 50 से 60 वर्ड्स के बीच में देके आंसर खत्म करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 की अगर हम बात करें तो ये 4 मार्कर क्वेश्चन है आपके। इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर 100 से 120 वर्ड्स के बीच में आप लोगों को देना रहेगा। देयर आर इंटरनल चॉइस इन 2 ऑफ द 4 मार्क्स क्वेश्चन। कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस में हमने आपको चॉइस दे रखा है, मतलब 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, आपको उनमें से कोई एक करना रहेगा और लिखा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 से 26 आर पिक्चर, मैप एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, 24 से लेके 26 जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसे हम लोग कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 से 30 क्या है? ये 6 मार्क्स ईच के क्वेश्चन है। आंसर टू दीज क्वेश्चन, 6 मार्क के क्वेश्चन में आपको आंसर कितना बड़ा लिखना है? 170 से 180 वर्ड्स के बीच में।
ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया है कि जितने भी 6 मार्क के क्वेश्चंस हैं वहां पे हमें इंटरनल चॉइसेस और डाल के चॉइसेस भी दे रखे होंगे। ठीक है, समझ आ गया पैटर्न कैसा है। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोग अपना सेक्शन ए से कर रहे हैं, एमसीक्यू से कर रहे हैं। तो एक एक करके अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रेडी हो जाओ। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लेड टू एन इंक्रीज इन डैश। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बाइपोलैरिटी खत्म हुआ, सोवियत यूनियन खत्म हुआ, उस टाइम पर क्या इंक्रीज हुआ। ऑप्शन ए में कह रहे हैं प्रॉक्सी वॉर बिटवीन सुपर पावर्स, बी में कहा है आर्म्स रेस बिटवीन सुपर पावर, सी में कहा है मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन, डी में कहा है बाइपोलैरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो बाइपोलैरिटी का खत्म होना मतलब पहले 2 सुपर पावर्स थे, सोवियत यूनियन और यूएसए। उसके बाद सोवियत यूनियन खत्म हो गया, यूएसए इकलौता सुपर पावर बचा, है ना। तो जब यूएसए इकलौता सुपर पावर बचा तब सुपर पावर्स ने वॉर करना तो बंद कर लिया था। तो ये तो गलत है, वॉर्स इंक्रीज नहीं हुए थे। नेक्स्ट, आर्म्स रेस इंक्रीज हुआ था क्या? नहीं, आर्म्स रेस तब चल रहा था जब सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन जब खत्म हो गया तो वो नहीं कर पाया कोई आर्म्स रेस, तो यहाँ पे आर्म्स रेस खत्म हो जाती है। मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन, ये सही है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब बाइपोलैरिटी खत्म होती है, सोवियत यूनियन खत्म होता है, उस टाइम पर जो नई कंट्रीज बनती हैं वो कोऑपरेट करने की, नेगोशिएशंस करने की, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इजी। आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। Agenda 21 is related to which one of the following? Agenda 21 इनमें से किससे रिलेटेड है ना। ऑप्शन ए रियो समिट, ऑप्शन बी अंटार्कटिक ट्रीटी, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल। तो एजेंडा 21 हमारा रियो समिट से रिलेटेड है। ठीक है, जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। तो रियो समिट में एजेंडा 21 की बात हुई थी एंड एजेंडा 21 में बेसिकली कुछ गोल्स लिखे हुए थे जिसके थ्रू कंट्रीज को एनकरेज किया जा रहा था कि आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आओ। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। याद है, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर में हमने ये डिटेल में पढ़ा था। नेक्स्ट, 2 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको बताना है, दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है, क्या गलत है, क्या है। स्टेटमेंट 1 में क्या कहा है? इन द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी, मोस्ट थ्रेट टू अ कंट्री सिक्योरिटी कम फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर। कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम ऐसा मानते हैं कि देश के लिए सबसे बड़े जो खतरे रहते हैं वो देश के बॉर्डर के बाहर होते हैं। मतलब बाहर की कंट्री अटैक ना कर दे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। सही कह रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही कह रहे हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या कहा है? इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ईच कंट्री हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी। स्टेटमेंट 2 में कह रहे हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हर कंट्री को अपनी सिक्योरिटी खुद संभालनी रहती है ना। तो ये भी सही कह रहे हैं, है ना। अपनी सिक्योरिटी हर कंट्री खुद करती है, खुद हम लोग अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं सिक्योरिटी के मामले में। स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में कहा है कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ऑप्शन बी में कहा है सिर्फ स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ऑप्शन सी में कहा है स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेंटेंसेस सही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैड बीन पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन। क्वेश्चन का क्या मतलब है? आपसे पूछ रहे हैं कि ऑप्शन देखो और बताओ इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा थी
सोवियत यूनियन का पार्ट थी सोवियत यूनियन के टूटने से, बिखरने से पहले। ऑप्शन ए में कहा है तजाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया। ऑप्शन बी में कहा है आर्मेनिया, वेस्ट जर्मनी, अजरबैजान। ऑप्शन सी में कहा है पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, नॉर्वे। डी में कहा है नॉर्वे, हंगरी, रोमेनिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। हमें पता है इनमें से सोवियत यूनियन का पार्ट कौन थी, तजाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी इमर्ज्ड इन। ठीक है, तो सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का क्वेश्चन है, और ग्लोबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ज्यादा फेमस कब होने लगा, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में कहा है 1960s, ऑप्शन बी में कहा है 1970s, ऑप्शन सी में कहा है 1980s, ऑप्शन डी में कहा है 1990s। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1990s। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है इसमें हम जब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं, वहां पर क्लियरली एनसीईआरटी की एक लाइन है कि ग्लोबल सिक्योरिटी, द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी इमर्ज्ड इन 1990s। तो उन्होंने एनसीईआरटी के उसी लाइन से बहुत प्यारा एक क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, तो बेसिकली आपको उस टॉपिक में समझाया जाता है कि 1990s में धीरे धीरे कंट्रीज को एहसास हुआ कि ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंट्रीज का साथ में मिलकर काम करना जरूरी है। एंड जब हमें वो रियलाइजेशन होता है, उसी रियलाइजेशन के साथ ग्लोबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बनने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या करना है, पहले एसर्शन पढ़ो, देखो कि वो सही है या नहीं, फिर रीजन पढ़ो, देखो कि वो सही है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि दोनों ही सही हैं, तो आप क्या करो, यहां से लेकर यहां तक सेंटेंस को रीड करके देखो, बीच में बिकॉज लगा के रीड करना। ठीक है, तो अगर आपको लगता है बिकॉज लगाने के बाद सेंस बन रहा है इन दो सेंटेंस का, तो मतलब रीजनिंग एसर्शन को मैच कर रहा है ना। मतलब अगर आपको लगता है कि रीजन सही है, और फिर अगर आपको लगता है कि इसी कारण की वजह से ये सेंटेंस हुआ था, तो आप कहोगे कि हाँ रीजनिंग भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो अभी सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया लगेगा। एसर्शन में क्या कहा है, एट द G8 मीटिंग इन जून 2005, India pointed out that the per capita emission rate of developing countries are a tiny fraction of those in the developed world। ठीक है, कह रहे हैं कि इंडिया ने मीटिंग में पॉइंट आउट करा था कि इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में तो काफी कम है। तो सही है, ऐसा इंडिया ने कहा था। ठीक है, रीजन में लिखा है, रीजन मतलब इंडिया ने ऐसा क्यों कहा होगा, रीजन में लिखा है अ रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट एट द अर्थ समिट इन रियो वाज अंडरटेकन बाय इंडिया इन 1997। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि इंडिया ने अर्थ समिट के एग्रीमेंट्स को रिव्यू करा था। ठीक है, ये सेंटेंस तो सही है, पर ये सेंटेंस इसके साथ मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो जब इंडिया ने रिव्यू करा था, उस टाइम पे इंडिया ने कहा था कि कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या कोई फाइनेंशियल हेल्प डेवलप्ड कंट्रीज हमारी कर नहीं रही हैं। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस सही हैं, पर ये एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का मेन पर्पस, मेन एम क्या है। ऑप्शन ए में कहा है परस्यूइंग टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ऑप्शन बी में कहा है प्रमोटिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन सी में कहा है नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन डी में कहा है बिल्डिंग एक्सक्लूसिव मिलिट्री अलायंस। आई थिंक इजी क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, है ना।
राइट आंसर क्या है? इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का मेन एम है ऑप्शन सी। हम लोग चाहते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी बनाए रखना और इकोनॉमी को डेवलप करना, है ना। टेरिटोरियल एक्सपेंशन, इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, मिलिट्री अलायंसेस ही सिर्फ बनाते रहना, ये सब मेन एम नहीं है। सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू विजिट चाइना इन 1979 वाज। अब मैंने आपको, जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही थी आपको मैराथन में, मैंने तब भी आपको बताया था कि इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखना, जब हम लोग चाइना के साथ रिलेशंस ठीक करने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस टाइम पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, वो जाते हैं चाइना से बातचीत करने के लिए। बी राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे राजीव गांधी के साथ कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे नेहरू जी के बाद जिन्होंने चाइना को विजिट करा, तो राजीव गांधी राइट आंसर होता, पर यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पूछा है तो हम बोलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आइडेंटिफाई द लीडर हु इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इनमें से ऐसे कौन से लीडर हैं जो कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं? राम मनोहर लोहिया, एसपी मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय जो हैं वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। इस कॉन्सेप्ट में वो कैपिटलिज्म के खिलाफ थे, सोशलिज्म के खिलाफ थे, और उन्होंने कहा कि इन जनरल ह्यूमन के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो, ठीक है। इसमें सब आ जाता है। उन्होंने कहा स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करो, मेंटल ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करो। तो सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब ये मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है। इसमें आपको लीडर्स के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के नाम दे रखे हैं। आपको लीडर और पॉलिटिकल पार्टी के नाम को मैच करना, ठीक है। चलो, मतलब ये लीडर, यहाँ जितने भी लीडर्स हैं वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे, उनके पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपको ऐसे मैच कर देना। तो पहले लीडर हैं आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव इनमें से कौन से पार्टी में से थे? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो 1 का 3 होगा। देखो कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें 1 का 3 है, बी है, डी है। मतलब पहला सॉल्व करते ही 2 ऑप्शंस तो खुद से एलिमिनेट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, ए के गोपालन कौन से पार्टी में से थे? ए के गोपालन थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। तो 2 का 1 इन दोनों में से, अच्छा दोनों में ही 2 का 1 है, ठीक है। चलो, तो थर्ड सॉल्व करते हैं। राफी अहमद इनमें से कौन से पार्टी से थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। तो 3 का 4 यहाँ पे है, ऑप्शन डी। लास्ट, श्याम प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से हैं, 4 का 2। ओके, तो अब हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। इजी। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े टफ लगते भी है ना बच्चों, तो सबसे पहले आपको इनमें से जो भी आता हो वो मैच कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको बाकी कुछ नहीं पता, पर ये पता है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी तो भारतीय जनसंघ से थे, ठीक है। तो 4 को 2 से मैच कर लो। अब सारे ऑप्शंस देखो, क्या इनमें से कोई ऑप्शन है जिसमें 4 का 2 है? एक ही ऑप्शन है जिसका 4 का 2 है ना। तो डी आपको ऑटोमेटिकली राइट आंसर बन जाएगा। तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि आप ये ढूंढो कि क्या क्या गलत हो सकता है, आपको ऑटोमेटिकली अपना राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है। अगर आपको लगे कि आचार्य नरेंद्र देव तो पता ही नहीं कौन से पार्टी से हैं, तो घबरा के क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ये देखो कि चलो ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव का नहीं पता, बाकी किसी तो लीडर का पता होगा, मुझे ट्राई करके देखता हूं या देखती हूं करके क्वेश्चन के पीछे पड़ जाना, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि तुम क्वेश्चन के पीछे इतना भयंकर पड़ गए
कि फिर बाकी क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं मिला, पर हाँ ट्राई करो। आइडेंटिफाई द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन बने थे। अब इसमें आपको दो चीजों को ध्यान में रखना, ये याद रखना कि जम्मू एंड कश्मीर के जो सबसे पहले लीडर थे वो नहीं पूछा, क्योंकि सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछा। फिर उन्होंने क्या करा था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा था और कहा था कि अब से हम लोग प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर बोलेंगे, है ना। तो ऐसे इनके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, ऑप्शन सी गुलाम मोहम्मद सदीक, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर क्रिएशन। अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, आपसे बोल रहे हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो कि इनमें से सबसे पहले कौन सा स्टेट बना और सबसे बाद में कौन सा बना, है ना। ये आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे पहले नागालैंड जो है वो बन गया था। ठीक है, तो 3 सबसे पहले बना। ओके, उसके बाद इनमें से नेक्स्ट कौन सा बना, उसके बाद इनमें से नेक्स्ट पंजाब बना 1966 के अराउंड। ठीक है, तो थर्ड के बाद नेक्स्ट स्टेट कौन सा बना, पंजाब, मतलब 2। ओके, तो अब यहाँ पे ऑप्शन ए क्लियरली राइट होता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इनमें से त्रिपुरा बना 4 एंड उसके बाद नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश 1। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, 3, 2, 4, 1, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ओके बच्चों, तो अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे एमसीक्यू आपके खत्म होते हैं, 1 मार्क के एमसीक्यू खत्म हो गए। अब आपके 2 मार्क्स मतलब 2 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। What were the early initiatives taken by the Planning Commission for building a new India? Planning Commission ब्रैकेट में लिखा है, जिसे हम आज नीति आयोग कहते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में क्या कदम उठाए थे इंडिया को बिल्ड करने के लिए, इंडिया को डेवलप करने के लिए। तो आप क्या बोलोगे कि प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान स्टार्ट करते हैं। 5 ईयर प्लान में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग आगे आने वाले 5 साल की प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, इसी के चलते आता है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपने क्या करा, हमने खेती के ऊपर फोकस करा, क्योंकि जब देश का पार्टीशन हुआ उस टाइम पे एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो हमने सोचा कि चलो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करते हैं। इस दौरान डैम्स एंड इरिगेशन के ऊपर हमने काफी सारा इन्वेस्टमेंट करा और हमने ओवरऑल देश के इनकम को बढ़ाने की कोशिश करी। ठीक है, अब देखो ये ऑफिशियल सॉल्यूशन है सैंपल पेपर का। तो सीबीएसई ने क्या लिखा है कि आप चाहो तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, है ना। तो शॉर्ट में आप एक और पॉइंट लिख दो कि उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान आया। सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन पर्पस क्या था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर की जगह इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करा। इतना बता दोगे बस काफी है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन मॉलडीव्स। मॉलडीव्स में डेमोक्रेसी कैसे आया, आपको ये समझाना है। अब इस क्वेश्चन के बारे में पता है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नॉर्मली इस चैप्टर में से बच्चे क्या करते हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसे आई, बांग्लादेश में कैसे आई, ये ऊपर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मॉलडीव्स के बारे में बहुत छोटा सा लिखा है इस चैप्टर में, तो ज्यादातर बच्चे स्किप कर देते हैं कि मॉलडीव से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। पर आ सकता है, जो भी आपके एनसीईआरटी में है उनमें से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया कि भाई मॉलडीव्स का पूरा प्रोसेस बताओ, तो आप क्या कहोगे, 1968 तक तो मॉलडीव्स जो कि एक आइलैंड देश है, वहां पे राजा रानी सल्तनत का सिस्टम चलता था। ठीक है, एंड उसके बाद आगे जाकर बोलते हैं ये लोग कि नहीं, अब से हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आएंगे।
जून 2005 में इनकी पार्लियामेंट में वोट होता है और ये लोग कहते हैं कि अब से हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाएंगे। ठीक है, एमडीपी इनके पॉलिटिकल अफेयर्स में बहुत ज्यादा एक्टिव है। नेक्स्ट आप बताओगे, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथेंड इन द मालदीव्स आफ्टर द 2005 इलेक्शन। 2005 के इलेक्शन के बाद डेमोक्रेसी मालदीव्स में और स्ट्रांग हो गई। इस इलेक्शन के बाद कुछ ऑपोजिशन पार्टीज को भी लीगलाइज कर दिया जाता है। इजी। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब टू फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एज पर इट्स ट्रेडिशनल नोशन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के कोई भी दो फॉर्म्स बता दो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के हिसाब से। इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिसआर्ममेंट के बारे में बता सकते हैं। तो डिसआर्ममेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डिसआर्ममेंट मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइप के वेपन को एकदम ही त्याग देना, ऐसा कहना कि ये वेपन तो हम यूज ही नहीं करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने एक कन्वेंशन रखा था और डिसाइड करा था कि बायोलॉजिकल वेपन्स हम लोग, जैसे एक कंट्री में जानबूझ के वायरस फैला देना, बायोलॉजिकल वेपन्स हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोगों ने बैन करा दिया था। तो इस फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन को डिसआर्ममेंट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो, डिसआर्ममेंट के साथ आप लोग सेकेंड पॉइंट चाहो तो आर्म्स कंट्रोल लिख सकते हो। ठीक है, आर्म्स कंट्रोल में क्या होता है, अब कुछ वेपन्स को ना यूएसए, रशिया जैसे कंट्रीज एकदम ही बैन करने को, त्यागने को रेडी नहीं थे, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन। तो इन्होंने कहा कि हम लोग एकदम खत्म तो नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन, पर हाँ हम लोग थोड़ा सोच समझ के रेगुलेटेड मैनर में यूज करेंगे न्यूक्लियर वेपन को। एंड इसी के चलते इन्होंने बहुत सारी ट्रीटीज भी, एग्रीमेंट्स भी बना रखे हैं न्यूक्लियर वेपन को रेगुलेट करने के लिए, है ना। तो इसे हम आर्म्स कंट्रोल कहते हैं। या फिर आप आर्म्स कंट्रोल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी आर्म्स कंट्रोल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो टू फॉर्म्स तो यहीं पे हो गए हैं। अगर आप चाहो तो एक और फॉर्म बता दो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, दो राइवल कंट्रीज जिनकी आपस में बन नहीं रही, जिनके आपस में रिलेशन सही नहीं है, वो दो राइवल कंट्रीज साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कल को मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फालतू में वॉर ना हो। वो डिस्कशंस करते हैं, एक दूसरे के साथ प्लान्स शेयर करते हैं, इसे हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म्स आप लोग लिखकर आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज मंडल कमीशन अपॉइंटेड, एक्सप्लेन द रीजन। मंडल कमीशन को क्यों अपॉइंट किया गया, एक्सप्लेन कर दो। आप क्या बोलोगे, मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट the extent of educational and social backwardness among various section of Indian society। मंडल कमीशन को हमने ये सोचकर अपॉइंट करा था कि ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि इंडियन सोसाइटी में एजुकेशनल मामलों में या इंडिया की सोसाइटी में बैकवर्ड कम्युनिटीज कौन है, ये बैकवर्डनेस क्यों चल रहा है। ठीक है, इनसे हमने कहा कि आप रेकमेंड करो और बताओ क्या तरीके हैं जिनसे हम बैकवर्डनेस को हटा सकते हैं, है ना। आपको पता होगा कि इसी कमीशन ने कहा था कि रिजर्वेशंस का सिस्टम स्टार्ट हो जाना चाहिए ओबीसी के लिए, आगे जाके इनके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है। ये भी जरूर मेंशन करना कि बीपी मंडल के लीडरशिप के अंडर ये कमीशन काम कर रहा था। इजी 2 मार्क का क्वेश्चन है, इतना लिख दोगे मोर देन इनफ। आगे बढ़ते हैं। What is the difference between one party dominance and a one party system? क्या पूछ रहे हैं, one party domination और one party system के बीच में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। तो आप बोलोगे one party dominance का तो क्या मतलब है कि एक ही पार्टी बार बार इलेक्शन में जीत रही है। जैसे हमने अपने चैप्टर्स में पढ़ा था ना कि जब 1952 में इलेक्शन स्टार्ट हुआ तब कांग्रेस का डोमिनेशन था कि कांग्रेस बार बार हर इलेक्शन में जीत रही है ना।
तो ये होता है वन पार्टी डोमिनेंस, की एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही है पॉलिटिक्स को। पर वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? वन पार्टी सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर लीगली एक ही पार्टी को अलाउड है और उस पार्टी के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे 1952 में तो क्या था, कांग्रेस के अलावा और भी पार्टीज थी, पर फिर भी कांग्रेस जीत रही थी। तो ये तो वन पार्टी डोमिनेंस हो गया। पर वन पार्टी सिस्टम क्या है कि एक ही पार्टी है और लीगली उसी पार्टी को जिताया जा रहा है, लीगली बोला जा रहा है, कंट्री ने अपने संविधान में लिख दिया है कि भाई हमें और कोई पार्टी नहीं चाहिए, यही पार्टी हमारे देश को संभालेगी। ऐसा चाइना में होता है, इसे हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी। ठीक है, ग्लोबल पॉवर्टी का मतलब आपको समझाना है। तो क्या मतलब है इसका? ग्लोबल पॉवर्टी मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज में गरीबी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं आगे आने वाले टाइम पे भी गरीबी हमें लग रहा है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, हम इसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड पॉइंट्स भी बताएंगे। आप बोलोगे कि आज के टाइम पे वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से आधी पॉपुलेशन तो सिर्फ 6 कंट्रीज से आ जाती हैं, है ना। ये 6 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। अगर इन सबके पॉपुलेशन को आप ऐड करोगे तो आपको वर्ल्ड का हाफ पॉपुलेशन मिल जाएगा, है ना। फिर अब आप पॉवर्टी और पॉपुलेशन के बीच में एक लिंक समझा दो। आप कहो कि इन जनरल हमने नोटिस करा है कि ऐसी कंट्रीज जहां पे पॉपुलेशन बढ़ती रहती है पर इनकम फिर भी लो ही रहती है, वहां पे गरीबी तेजी से बढ़ती है। और रिच कंट्रीज में हमने क्या ट्रेंड देखा है? रिच कंट्रीज में हमने देखा है कि वहां पे पॉपुलेशन उनकी कम ही रहती है, पॉपुलेशन उनकी नहीं बढ़ रही, पॉपुलेशन उनकी कम ही रहती है, पर उनके देश की इनकम बढ़ती रहती है ना। तो आप बताओ कि ऐसे पॉपुलेशन और पॉवर्टी के बीच में ये एक लिंक है। इजी। चलो नेक्स्ट, अब हम सेक्शन सी पे आ जाते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय इंडिया अंडर जवाहरलाल नेहरू इन मेंटेनिंग एफ्रो एशियन यूनिटी। आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप के अंडर इंडिया का क्या रोल रहा एफ्रो एशियन यूनिटी को बनाए रखने में। ठीक है, तो नेहरू जी बच्चों हमेशा कहते थे कि अगर आप इंडिया का साइज देखो, 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारी, इंडिया का लोकेशन देखो, इंडिया में डाइवर्सिटी देखो, तो आगे आने वाले टाइम पे एशिया में तो है ही, पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ऐसा नेहरू जी कहते थे। इसी के चलते नेहरू जी के लीडरशिप के अंडर नेहरू जी ने एशिया और अफ्रीका के सारे कंट्रीज के साथ इंडिया के कनेक्शंस को बढ़ाने की कोशिश करे। 1940s और 1950s में नेहरू एडवोकेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म टू सपोर्ट एशियन यूनिटी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, 1940s और 1950s में नेहरू जी ने बहुत पुश करा कि एशिया की कंट्रीज को यूनाइटेड तरीके से एकता के साथ काम करना चाहिए। इन्हीं के लीडरशिप के अंडर इंडिया ने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस को मार्च 1947 में होस्ट करा था, आजादी मिलने से पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट, जब हमें आजादी मिल जाती है तो नेहरू जी के लीडरशिप के अंडर इंडिया इस चीज के खिलाफ भी आवाज उठाता है कि इंडोनेशिया को अब तक आजादी क्यों नहीं मिली। डच लोगों ने उस टाइम पे इंडोनेशिया के ऊपर कब्जा कर रखा था। इंडिया हमेशा से कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट नहीं करता है ना, तो इंडिया ने कहा कि इंडोनेशिया को आजादी मिल जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एफ्रो एशियन मीटिंग्स होने लगी। ठीक है, अफ्रीका और एशिया के कंट्रीज की मीटिंग भी होती थी। तो ऐसी ही एक मीटिंग इंडोनेशिया के शहर में होती है बैंडंग में 1955 में। इसी मीटिंग को हम लोग बैंडंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा एशिया एंड अफ्रीका के कंट्रीज के बीच में रिलेशंस इंप्रूव करने में।
ठीक है, इतना लिखोगे मोर देन इनफ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रीजनल डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया exemplify the principle of unity with diversity. Do you agree? Support your answer with appropriate argument. कह रहे हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग रीजन से डिमांड आती है ना, पर ये यूनिटी विद डाइवर्सिटी का ही हिस्सा है। क्या आप इस बात को मानते हो? सपोर्ट करो अपने आंसर को। ठीक है, तो आप बोलो कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया में कल्चर के मामले में, रिलीजन के मामले में, भाषा के मामले में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए अलग अलग डिमांड्स अलग अलग हिस्सों से आती है और ये नॉर्मल है। आप ये बता भी सकते हो कि हमने तो छोटे छोटे कंट्रीज में, श्रीलंका में तक हमने देखा है कि डाइवर्सिटी है तो अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड्स हैं, तो इंडिया जैसे बड़े कंट्री में तो ये होगा ही। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। तो आप बोलो कि हाँ, मैं अग्री करता हूं या करती हूं कि ये सेंटेंस सही है, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी ऐसे डिमांड्स आते हैं ये समझना चाहिए कि अलग अलग ओपिनियन है लोगों का, अलग अलग कल्चर है लोगों का, लोग तो अलग अलग डिमांड्स करेंगे ही, पर हमें डेमोक्रेटिक तरीके से इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अब देखो और वाले क्वेश्चंस ना ऐसे आते हैं बच्चों, ठीक है, एक क्वेश्चन ऊपर है फिर और डाल के एक क्वेश्चन नीचे है। आपको इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन आसान लगे आप वो करना, जो भी आपको अच्छे से आपको लगता है कि हाँ इसमें तो मैं भर भर के लिख कर आ सकती हूँ, अच्छे से लिख सकती हूँ, वो करना। दोनों नहीं करना, ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत इंटेलिजेंट बच्चों, दोनों क्वेश्चंस आते भी होंगे तुम्हें, फिर भी दोनों करने का कोई फायदा नहीं है, कोई एक करके आना, ठीक है। तो हम तो फिलहाल दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि इनमें से कुछ भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 21A में क्या है? Although India has maintained good relation with all the post-communist country, yet the strongest relation are still between India and Russia. Explain reason with suitable arguments. ठीक है, कह रहे हैं कि सोवियत यूनियन से निकलकर जो भी कंट्रीज बनी, इंडिया ने उन सारी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, पर स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन इंडिया और रशिया का रहा है ना। ये आपको प्रूव करना है, पॉइंट्स देने हैं इस सेंटेंस के फेवर में। बेसिकली एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के चैप्टर के एंड में एक टॉपिक है ना, इंडिया और रशिया का रिलेशन, वही आपको लिख देना है पॉइंट वाइज अच्छे से। तो आप कहो कि हाँ, इंडिया और रशिया का रिलेशन इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा ट्रस्ट और म्यूचुअल कोऑपरेशन भी रहा है। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखो तो दोनों कंट्रीज का ही विजन है कि हमें एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना है। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब एक ऐसा वर्ल्ड बनाना है जहां पर एक कंट्री के हाथ में सारी पावर ना हो, हर कंट्री को मौका मिले। और इस रिलेशन से इंडिया को भी फायदा है, रशिया को भी फायदा है। इंडिया को कैसे फायदा है? रशिया ने हमेशा हमें कश्मीर इशू में सपोर्ट दिखाया है। तो जब भी हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर आवाज उठाते हैं कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो रशिया हमें सपोर्ट करता है। रशिया से हमें एनर्जी सप्लाई मिलते हैं, रशिया हमसे इंफॉर्मेशन शेयर करता है इंटरनेशनल टेररिज्म से रिलेटेड। रशिया के वजह से हमारे लिए सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना आसान हो जाता है। चाइना की जब जब पावर बढ़ती है उस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए भी इंडिया और रशिया का रिलेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ रशिया को भी इंडिया से बहुत ज्यादा फायदा है ना। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ऐसी कंट्री है जो कि आर्म्स वेपन्स खरीदती है रशिया से। हमारी इंडियन मिलिट्री को भी बहुत फायदा होता है रशिया से, ठीक है। तो जब भी हमारे देश में कोई ऑयल क्राइसिस जैसा माहौल रहा है, रशिया ने हमेशा बार बार हमारी मदद करके दिखाई है। और इंडिया वैसे भी एक ऐसी कंट्री है जो आगे आने वाले टाइम पे रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से ज्यादा एनर्जी को इंपोर्ट करेगी। रशिया इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स को भी अच्छे से सपोर्ट करता है। हमारे स्पेस इंडस्ट्री को भी रशिया सपोर्ट दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें क्रायोजेनिक रॉकेट की जरूरत थी तो वो रशिया ने ही हमें दिया था, ठीक है। वैसे तो ये पॉइंट्स मोर देन इनफ है,
पर अगर आप चाहो तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो इसमें कि एक कल्चरल कनेक्ट भी है। जैसे अगर आप रशिया जाओगे तो वहां के लोगों के घरों में आपको हिंदी मूवीज के गाने बजते हुए दिख जाएंगे और वो अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स को जानते भी हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। तो ये तो हमने कर लिया। इसका और वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में कहा है हाईलाइट एनी टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स ईच ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के दो पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ और दो नेगेटिव पॉइंट्स बताओ। ठीक है, तो ये दोनों देखते हैं। तो पहले दो पॉजिटिव देखते हैं। तो जब सोवियत यूनियन अच्छा चल रहा था उस टाइम पे सोवियत यूनियन ने अपने सारे सिटीजन्स को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया, है ना, सबका ध्यान रखा। जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडीज मिली और जो सिटीजन्स हैं उनके एजुकेशन, चाइल्ड केयर, हेल्थ का ध्यान रखा गया और वेलफेयर स्कीम्स भी ये लोग लेकर आए। ठीक है, दो फायदे बता दिए। एक और अगर आप लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि स्टार्टिंग में तो सोवियत यूनियन में क्या था, छोटे छोटे पिन से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों तक सब कुछ ये लोग अकेले अपने देश में ही बना लेते थे, है ना। तो ये भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। इनका कम्युनिकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा था, इनका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत अच्छा था। ये सब आप पॉजिटिव फीचर्स में लिख सकते हो। हालांकि दो पूछें तो आप कोई भी दो अच्छे से लिख देना। नेक्स्ट, सोवियत सिस्टम का नेगेटिव फीचर क्या है ये समझते हैं। नेगेटिव में आप क्या कहोगे कि एक ऐसा टाइम आया जब सोवियत सिस्टम बहुत ब्यूरोक्रेटाइज हो गया। मतलब सोवियत यूनियन के लीडर्स अपनी चलाने लगे, इन्होंने जनता की सुनना बंद कर दिया। इस दौरान लोगों से फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली जाती है ना, और कोई पार्टी अलाउड भी नहीं थी। और इस दौरान इनकी इकोनॉमी भी थम जाती है और इकोनॉमी को भी पूरा पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल किया करती थी। आप ऐसे पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हो कि यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसे भी लगने लग जाता है कि हम तो ऑर्डिनरी सिटीजन से ऊपर हैं। ये लोग करप्शन करते रहते थे और ये अपने गलतियों को करेक्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, है ना। कोई भी दो पॉइंट्स आप इनमें लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 22nd जो क्वेश्चन है उसमें भी ऑप्शन दे रखा है, एक एक करके करेंगे। पहला क्वेश्चन है एनालाइज एनी टू कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कोई भी दो कारण बताओ जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ। सबसे पहले छोटू सा ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन लिख देंगे, है ना। मैंने बताया ना डायरेक्टली आंसर में नहीं कूदना, पहले एक छोटू सा इंट्रोडक्शन लिखो उसके बाद आंसर स्टार्ट करो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्लो, आइडिया का, कैपिटल का, कमोडिटीज का या लोगों का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होना, इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एक कारण जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, अलग अलग कंट्रीज के लिए कम्युनिकेट करना, मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना आसान होता जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी के वजह से कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेडनेस का क्या मतलब है, सिर्फ टेक्नोलॉजी के बढ़ने के वजह से ही नहीं ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा। ग्लोबलाइजेशन इसीलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि आज के टाइम पे अलग अलग कंट्रीज को खुद से रियलाइजेशन है। क्या रियलाइजेशन है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसे एक कंट्री अकेले नहीं सुलझा सकती। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग कंट्रीज को साथ में काम करना ही पड़ेगा, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया या हेल्थ इश्यूज हो गए। ठीक है, तो इस रियलाइजेशन के वजह से भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट ये हो गया। अब ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन क्या है, वेलफेयर स्टेट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय मार्केट, एनालाइज रीजन फॉर दिस चेंज। ये क्वेश्चन भी ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से है। इससे बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे कुछ इलाकों में गवर्नमेंट का रोल कम होता जा रहा है और मार्केट मतलब प्राइवेट कंपनीज का रोल बढ़ता जा रहा है। इस स्टेटमेंट को समझाओ। तो अगर आपको याद हो ग्लोबलाइजेशन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में हमने क्या पढ़ा था
कि कुछ कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन के वजह से ऐसा भी हो सकता है कि उनकी गवर्नमेंट की पावर कम पड़ने लगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ती है वैसे वैसे उन देशों में बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज और प्राइवेट कंपनीज आने लगेंगे। धीरे धीरे वही प्राइवेट कंपनीज मार्केट और इकोनॉमी को संभालना स्टार्ट कर देंगे एंड फिर गवर्नमेंट की पावर कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब गवर्नमेंट सिर्फ अपने बेसिक फंक्शंस को करेगी और बाकी सारा जो मेन काम है वो तो मार्केट मतलब प्राइवेट कंपनीज करने लगेगी, है ना। तो जो ओल्ड वेलफेयर स्टेट वाला सिस्टम है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यही आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर समझा देना है। द एंट्री एंड इंक्रीज रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे जैसे कंट्रीज में एमएनसी एंड प्राइवेट कंपनीज बढ़ेंगी वैसे वैसे गवर्नमेंट की ये पावर की गवर्नमेंट सब खुद करे या गवर्नमेंट सारे डिसीजंस खुद ले, ये पावर गवर्नमेंट की कम होती जाएगी। ठीक है, पर हमने इसी टॉपिक में ये भी पढ़ा था, जरूरी नहीं है हर जगह ऐसा हो। कुछ जगह पे हो सकता है कि गवर्नमेंट की पावर को कोई असर ही ना पड़े प्राइवेट कंपनीज के आने से। कुछ जगह पे हो सकता है कि गवर्नमेंट की पावर और ज्यादा बढ़ जाए ग्लोबलाइजेशन के वजह से। डिपेंड करता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रिजल्ट हो सकता है। चलो, एक्सप्लेन एनी 4 आउटकम्स ऑफ लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1977। लोकसभा का जो इलेक्शन था 1977 का, आपको इस इलेक्शन को एक्सप्लेन करना है। इस इलेक्शन में क्या हुआ किसी भी 4 पॉइंट से समझा दो। तो आप बोलोगे मार्च 1977 का जो इलेक्शन था बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन था क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने देखा कि कांग्रेस लॉस्ट इलेक्शंस विथ विनिंग 154 सीट्स ओनली। आप कहोगे कि पहली बार हमने देखा कि कांग्रेस हार गई और कांग्रेस को सिर्फ 154 सीट्स जीतने को मिले, सिर्फ 154 सीट्स इन्हें मिलते हैं। नेक्स्ट, जनता पार्टी एंड इट्स allies won 330 सीट्स आउट ऑफ 542 सीट्स। कह रहे हैं कि जनता पार्टी एंड उनके जो एलाइज हैं उनको 330 सीट्स मिलते हैं 542 में से। ठीक है, कांग्रेस बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश इन सारे इलाकों में हार जाती है। जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। आगे क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टी रियलाइज्ड। इस दौरान ऑपोजिशन पार्टी को ये समझ में आ जाता है कि कांग्रेस को हराना है तो हम सबको साथ में मिलकर काम करना होगा, वरना क्या होगा, वरना वोट्स बढ़ जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। 24th क्वेश्चन पे आ जाओ। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसे हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं या कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। ये आपके पेपर में आता ही आता है, कोई भी कार्टून आ सकता है ना। तो कार्टून में क्या होता है, जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपने देखा होगा चैप्टर के बीच बीच में इस टाइप के इमेजेस होते हैं और इमेजेस के साइड में ही वो कॉन्सेप्ट समझा दिया जाता है या 1-2 लाइन में उस इमेज को साथ में ही समझा दिया जाता है। तो जब भी आप ऐसे पिक्चर देखो एनसीईआरटी में, आपको उस पिक्चर को समझना है क्योंकि वो पिक्चर आपके एग्जाम में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पिक्चर है ये आपका एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस चैप्टर का है। याद है सबको ये चैप्टर? ठीक है, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। वो चैप्टर आप ओपन करोगे तो आपको ये इमेज देखने को मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको ये इमेज दिखा देती हूँ, फिर क्या है आगे इन्होंने इस इमेज के आधार पर क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो ये इमेज दिखा रहा है कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज और नॉन डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनके बीच में फर्क है। दोनों ही एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं पर दोनों का अप्रोच अलग है। तो हमने पढ़ा था ना कि ग्लोबल नॉर्थ मतलब ऐसी कंट्रीज जो रिच हैं, डेवलप्ड हैं। ग्लोबल साउथ मतलब ऐसी कंट्रीज जो अभी पुअर हैं और अभी अपना डेवलपमेंट कर ही रहे हैं। तो इसमें ये जो इमेज है, ये बंदा आपको लग रहा है ना इसने कोट सूट पहन रखा है, पावरफुल लग रहा है, बहुत बड़ा इमेज है। तो ये जो पर्सन है ये ग्लोबल नॉर्थ को दर्शा रहे हैं और ये जो मतलब एक छोटा सा आम आदमी बैठा है ये इंसान ग्लोबल साउथ को दर्शा रहा है। अब इन दोनों से पूछा गया रेज योर हैंड इफ यू वांट टू सेव द प्लैनेट। हाथ उठाओ अगर आप प्लैनेट को बचाना चाहते हो।
तो ये जो इंसान है इसने तो सीधा हाथ उठा लिया कि हाँ मैं प्लैनेट बचाना चाहता हूँ, है ना। इस इंसान ने देखो इसने हाथ तो उठा रखा है, अगर आप ध्यान से देखो इसने अपने हाथ को ऐसे क्रॉस कर रखा है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे हम लोग नहीं कहते कि जब कोई झूठ बोलता है तो अपने हाथ को ऐसे छुपा के क्रॉस कर लेता है, इसका ऐसा कुछ रेफरेंस है कि ये लोग कह तो रहे हैं कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, पर इन्होंने अपने टाइम पे तो खुद भयंकर पोल्यूशन कर लिया है ना, तब इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं था। और अब बाकी कंट्रीज की डेवलपमेंट करने की बारी आई तो ये इन कंट्रीज को डेवलपमेंट नहीं करने दे रहे पोल्यूशन का नाम लगाकर, और ये इन बाकी कंट्रीज की मदद भी नहीं कर रहे, है ना। या तो तुम इन्हें पैसा दे दो या अपनी साफ क्लीन टेक्नोलॉजी दे दो ताकि एनवायरनमेंट को बचा पाए, ये भी तुम लोग नहीं कर रहे हो, पर तुम कह रहे हो कि तुम एनवायरनमेंट को बचाना भी चाहते हो। तो ये दिखाकर इस इमेज को बना रखा है। अब हम लोग एक एक करके MCQ को करेंगे। Which summit has brought the environmental issue to the center stage of global politics? इनमें से कौन सा समिट था जिसके वजह से एनवायरमेंट के बारे में ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्लियरली बात होने लगती है? G8 समिट, अर्थ समिट, अंटार्कटिक समिट या स्टॉकहोम समिट? राइट आंसर है अर्थ समिट। ठीक है, अर्थ समिट या रियो समिट भी जिसे कहा जाता है, इस समिट के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स में एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल में बात होने लगती है। What do the two men shown in the image symbolize? ये जो दो मैन हैं जिनको हमने इमेज में देखा, ये क्या दर्शाते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। तो बेसिकली जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना बच्चों, उस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था ऐसा बोलना, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड मतलब ऐसी कंट्रीज थी जो कि यूएसए के टीम में थी, सेकेंड वर्ल्ड मतलब ऐसी कंट्रीज जो कि सोवियत यूनियन की टीम में थी, और थर्ड वर्ल्ड मतलब ऐसी कंट्रीज जो न्यूट्रल थी, मतलब दोनों के ही टीम में नहीं थी। ठीक है, ओरिजिनली इन टर्म्स की शुरुआत ऐसे हुई थी, पर आगे जाकर इन टर्म्स का मतलब थोड़ा बदल गया, और फर्स्ट वर्ल्ड हम उन कंट्रीज को बोलने लग जाते हैं जो मतलब बहुत रिच चल रही हैं, एंड थर्ड वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वो कंट्रीज आ जाती हैं जो अब भी डेवलपमेंट का काम कर ही रहे हैं, है ना। तो इसमें इस इमेज में क्या दिखाया जा रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। ए हमारा राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, What these two men are trying to save? ये जो दो मैन हैं ये क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑप्शन ए आउटर स्पेस, ऑप्शन बी ओशन, ऑप्शन सी फॉरेस्ट या ऑप्शन डी अर्थ। तो ये जो दो मैन हैं ये क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये हमारे अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्लोबल नॉर्थ इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? जब हम कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ में इनमें से कौन कौन से रीजन्स आ जाते हैं? अफ्रीका और एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका और ओशेनिया, साउथ अमेरिका और मिडिल ईस्ट। तो मैंने आपको बताया ग्लोबल नॉर्थ टर्म का क्या मतलब होता है। ग्लोबल नॉर्थ मतलब ऐसी कंट्रीज जो कि अपना डेवलपमेंट कर चुकी हैं, जो कि रिच चल रही हैं। तो इनमें से इस कैटेगरी में आते हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इजी, आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां पे आता है अपना मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आप लोग काफी ज्यादा डरते भी हो, तो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि मैप बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आता है ना। तो आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा मैप बेस्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, आप सुनो फिर मैं समझाती हूँ। इन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया 4 states have been marked as A, B, C, D। तो आपको एक इंडिया का मैप दे रखा होगा और उसमें इन लोगों ने खुद से 4 स्टेट्स को मार्क कर रखा होगा, A, B, C, D नाम से मार्क कर रखा होगा। आपको इन स्टेट्स को पहचानना है। इसके अलावा इन्होंने ना एक एक सेंटेंस दे रखा है, ठीक है।
ये एक एक सेंटेंस क्लू है, आपको समझना है कि ये सेंटेंस कौन से स्टेट के साथ मैच होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैच करने के बाद एक टेबल है, उस टेबल को फिल करके आपको आंसर बता देना है। अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये आपका मैप है जो कि आपको दे रखा है। अगर आप देखो तो इसमें 4 स्टेट्स को इन्होंने A, B, C, D मार्क कर रखा है ना। तो क्वेश्चन देखने से पहले ही सबसे पहले तो आप ये कर लो कि खुद से देख लो कि भाई ये कौन कौन से स्टेट्स हैं, है ना। जैसे A जो है ये हमारा हरियाणा है। ओके, C जो स्टेट, A दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे है A। ओके, C जो स्टेट है ये क्या है, ये अपना बिहार है। ओके, नेक्स्ट B जो है यहाँ पे B दिख रहा है, B कौन सा स्टेट है, B हमारा तमिलनाडु है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, D देखो यहाँ पे है, D कौन सा स्टेट है अपना, D अपना राजस्थान है। तो सबसे पहले हम स्टेट्स को पहचान के रख लेंगे कि हाँ ये स्टेट है। अब हम क्या करेंगे, अब इन्होंने एक एक करके क्वेश्चन दे रखा है, अब हमें समझना है कि कौन सा स्टेट कौन से क्वेश्चन में बैठेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द स्टेट वेयर अ कोएलिशन कॉल्ड द SVD with the two socialist party SSP and PSP came to power after 1967 इलेक्शन। कह रहे हैं कि वो स्टेट जहां पर SVD नाम का एक कोएलिशन पावर में आया और इस कोएलिशन में SSP और PSP नाम की पार्टीज थी 1967 के इलेक्शन के बाद। तो ये हुआ था बिहार में, है ना। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हुआ, बिहार। अब आप जाओ अपने मैप में और देखो कि भाई बिहार को क्या अल्फाबेट दे रखा है, बिहार को अल्फाबेट दे रखा है C। तो आप कहोगे कि 1 का आंसर है बिहार और इसका अल्फाबेट है C। तो आपको इस तरीके का एक टेबल बनाना है ना। कंसर्न्ड अल्फाबेट, नेम ऑफ द स्टेट। तो 1 का आंसर है C और स्टेट का नाम है बिहार, है ना। इस तरीके से टेबल बना के सॉल्व करके आना। बाकी मैंने आप लोगों को टॉपर की आंसर शीट दिखाई थी ना, अगर आपने नहीं देखी तो इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में मैंने आपके लिए आंसर राइटिंग की एक वीडियो डाली है, उसमें जाना, आपको दिख जाएगा कि ये टेबल प्रॉपरली कैसे बना रखा है टॉपर ने। चलो, द स्टेट वेयर कांग्रेस डिड नॉट गेट द मेजॉरिटी बट फॉर्म्ड गवर्नमेंट विद द हेल्प फ्रॉम अदर्स। एक ऐसा स्टेट जहां कांग्रेस को मेजॉरिटी तो नहीं मिली पर कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना ली अदर पार्टी के साथ। तो ये राजस्थान में हुआ था। तो आप लिखोगे सेकंड का आंसर क्या है, राजस्थान। राजस्थान का अल्फाबेट अपना क्या था, D। तो आप लिखोगे 2 का D, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, द स्टेट एसोसिएटेड विद डिफेक्शन इन 1967 इलेक्शन। एक ऐसा स्टेट जो कि डिफेक्शन के लिए फेमस है 1967 के इलेक्शन में। तो याद है आया राम गया राम, ये कहां पर हुआ था, ये हरियाणा में हुआ था। तो थर्ड का आंसर है हमारा हरियाणा। मैप एक बार देख लेते हैं, मैप में देखो हरियाणा का अल्फाबेट A है, तो हम क्या लिखेंगे कि थर्ड का आंसर है, हाँ थर्ड का आंसर है A, हरियाणा। चलो फोर्थ, अब हमारा एक ही स्टेट बचा है, फोर्थ क्या है, के कामराज वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। के कामराज कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो आप कहोगे फोर्थ का आंसर है तमिलनाडु। एक ही अल्फाबेट बचा है, B अल्फाबेट हमारा तमिलनाडु को दे रखा है मैप में। ठीक है, तो ऐसे इजी से मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, घबराना नहीं, आराम से सॉल्व करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, इनको देख लेते हैं। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, एक पैसेज दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि इस पैसेज को सॉल्व करो। सॉल्व करो मतलब पैसेज को रीड करो और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, उन क्वेश्चंस को आंसर करो। और घबराना नहीं है, ये पैसेज भी कोई ऐसा पैसेज रहेगा जो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर का ही है, जो आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ रखा है ना। चलो, तो अभी एक बार इस पैराग्राफ के ऊपर हम लोग नजर मार लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, नो रीजन एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। कोई रीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता,
है ना, बाहर की कंट्रीज का प्रभाव हर देश के ऊपर पड़ता है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड पावर, बाहर के कंट्रीज हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। सम कंट्रीज रिमेन की प्लेयर्स इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स, साउथ एशिया के पॉलिटिक्स में कुछ कंट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि चाइना हो गया, है ना। चाइना और इंडिया के रिलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाइना और इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव तो हुए हैं, पर हमारे लिए एक दिक्कत की बात है कि चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन बढ़िया होता जा रहा है। ये हमें बहुत इरिटेटिंग लिखा है ना, मेजर इरिटेंट, मेजर इरिटेंट मतलब हम बहुत परेशान हैं इस बात से। The demand of development and globalization have brought two Asian giants closer and their economic ties have multiplied rapidly since 1991. कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से दो एशियन जाइंट्स यहाँ पे कौन है, चाइना और इंडिया। ग्लोबलाइजेशन के वजह से चाइना और इंडिया कोऑपरेट कर रहे हैं और आपस में इनका ट्रेड तेजी से बढ़ रहा है। ये अपना पैसेज है। अब हम इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। Which two countries have been referred to as outside power? ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी दो कंट्रीज हैं जिनको आउटसाइड पावर बोला जा रहा है? इंडिया एंड चाइना, चाइना एंड पाकिस्तान, यूएसए एंड चाइना, इंडिया एंड यूएसए। इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो जब हम आउटसाइड पावर कहते हैं तो साउथ एशिया में चाइना और यूएसए का प्रभाव सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेम द टू एशियन जायंट्स। इस इलाके के दो एशियन जायंट्स कौन है? यूएसए एंड चाइना, बी में कहा है रशिया एंड इंडिया, सी में कहा है इंडिया एंड चाइना, डी में कहा है इंडिया एंड यूएसए। तो ये दो एशियन जायंट्स हमारे कौन कौन से हैं? दो एशियन जायंट्स हैं, ऑप्शन सी इंडिया एंड चाइना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ साउथ एशियन कंट्री? इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि साउथ एशियन कंट्री नहीं है? मालदीव्स, नेपाल, जापान या भूटान? तो हमने पढ़ा था कि जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो उसमें मालदीव्स आ जाता है, नेपाल आ जाता है, भूटान भी आ जाता है, पर जापान उसमें नहीं आता। ठीक है, चलो तो हमसे पूछा भी ये है कि इनमें से कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है साउथ एशिया का, तो आप बोलोगे जापान पार्ट नहीं है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? इनमें से ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि सार्क का मेंबर नहीं है? ठीक है, चलो नेपाल, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। तो चाइना बच्चों सार्क का पार्ट नहीं है। हमसे पूछा भी ये है कि कौन सा देश पार्ट नहीं है, तो चाइना राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। What steps should be taken to strengthen the United Nations organization? Explain any four reasons as to why India should be given permanent membership in UNSC. क्या कदम लेने चाहिए यूनाइटेड नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि ये समझाओ कि इंडिया यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना क्यों डिजर्व करता है। इसका और भी है और बाद में देखेंगे, पहले ये कर लेते हैं। तो आप बोलोगे कि हम ये कदम ले सकते हैं यूनाइटेड नेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे पहले यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ा दो, नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ा दो। सेकंड, यूनाइटेड नेशन के बजट और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस को और बेहतर बनाओ। थर्ड, आप क्या कहोगे कि यूनाइटेड नेशन को डेवलपमेंट के ऊपर और ज्यादा काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आ जाओ। सेकेंड पार्ट क्या है? अगर आप इसमें और पॉइंट्स लिखना चाहो ना तो आप ये भी लिख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन में अक्सर लोग कहते हैं कि वेस्ट की कंट्रीज का डोमिनेशन ज्यादा है, तो हमें आज के टाइम के वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हिसाब से यूनाइटेड नेशन को चलाना चाहिए। वहां पे और डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करनी चाहिए, हर कंट्री को बराबर रखो, वहां पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, ये सब आप लिख सकते हो।
चलो नेक्स्ट, इंडिया यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट होना क्यों डिजर्व करता है? तो आप बोलोगे कि इंडिया के पास कुछ स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से इंडिया परमानेंट होना डिजर्व करता है। इंडिया ने हमेशा यूनाइटेड नेशंस के साथ कोऑपरेट करा है, हमेशा हमने टाइमली इनके बजट में पेमेंट करा है, हमने इनके पीस कीपिंग रोल्स में भी हमेशा इन्हें सपोर्ट दिया है। इसके अलावा इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, हमारे देश के पास सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है अपना देश, तो हम इनके यहाँ पे परमानेंट होना डिजर्व करते हैं, है ना। तो इन सारे रीजंस के चलते इंडिया की इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो कर रही है, तो इंडिया इन सब रीजंस के चलते इंडिया का कहना है कि हम परमानेंट होना डिजर्व करते हैं। एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन में ऑप्शन था, और का एक क्वेश्चन था, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1945, हाउ डज इट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसी। ठीक है, तो आपको बेसिकली बताना है 1945 में जब से यूनाइटेड नेशन बना है उसके बाद से वो कैसे डेवलप होता गया है। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही एंड हुआ, हमने यूनाइटेड नेशन को बना लिया। यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशंस था, पर लीग ऑफ नेशंस हमें लगा वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो लीग ऑफ नेशन की जगह यूनाइटेड नेशन को बना दिया गया। उस टाइम पे 51 कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशन का एग्रीमेंट साइन करा और फिर यूनाइटेड नेशन बना। यूनाइटेड नेशन का मकसद वो था जो कि लीग ऑफ नेशंस नहीं कर पाया, मतलब फ्यूचर में वॉर होने से रोकना, और अगर कल को वॉर हो भी जाए तो वॉर के इफेक्ट को कम रखना। ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में मदद करना। ठीक है, नेक्स्ट आप बताओ कि यूनाइटेड नेशन के अंदर अलग अलग ग्रुप्स हैं। ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों वॉर और पीस के मामले में अक्सर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हू, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी, यूएनएचआरसी, ठीक है, यूनिसेफ या यूएनएचसीआर, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का आप नाम बता सकते हो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। और वाला क्वेश्चन है, पहले ऊपर वाला करेंगे फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। In spite of serious differences between major national political parties, emergence of new consensus is being viewed with interest. In the light of this statement, describe any three consensus. तो कह रहे हैं वैसे तो इंडिया के मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में बनती नहीं है, पर कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसे लेकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज अग्री करती हैं। वो कुछ मैटर्स क्या हैं? तो आप क्या बोलोगे वो कुछ मैटर्स क्या हैं? कि आज के टाइम पे सारी पार्टीज को ये पता है कि बैकवर्ड कास्ट जो है उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है पॉलिटिक्स में, उनको सपोर्ट देना चाहिए, है ना। तो आप देखोगे कि ओबीसीज को रिजर्वेशन भी मिला, उनका पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया। बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि उस टाइम पे जीतने लगी क्योंकि ओबीसीज उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट, इस चीज को भी लेकर अलग अलग पार्टीज अग्री करते हैं कि स्टेट लेवल पार्टीज इंपॉर्टेंट हैं। तो उस टाइम पे क्या था, इलेक्शन जीतने के लिए गठबंधन बनाना पड़ रहा था, तो गठबंधन बनाने के लिए अलग अलग स्टेट पार्टीज को मनाना पड़ रहा था कि आप आके हमारे पार्टी को ज्वाइन करो, है ना, हमारी गवर्नमेंट को ज्वाइन करो। तो उस टाइम पे हर पॉलिटिकल पार्टी को पता था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट, इस टाइम पे प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स आने लगी थी। प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स मतलब लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल तरीके से पॉलिटिक्स को देखने लगे थे। इसी का ही एक एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दे रखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि बीजेपी के हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ अलाइन नहीं कर रहे थे, पर फिर भी वो पार्टीज बीजेपी के साथ काम कर रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि साथ काम करेंगे तो ही जीत पाएंगे। तो ऐसे एक लॉजिकल तरीके से पार्टीज काम करने लगती हैं। नेक्स्ट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब इस टाइम पे हमने देखा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को हमने चेंज करा, है ना, हमने बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड करना बढ़ाया, प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया। तो
जितनी भी पार्टीज आई उन सब ने इस बात को सपोर्ट करा कि हाँ, अभी अगर हमें अपने देश को डेवलप करना है तो हमें नई इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी का ही एक और वाला क्वेश्चन था, एक ऑप्शन था, तो वो और वाला क्वेश्चन देखते हैं। A two-party system is considered as the best form for a democratic system. India, on the other hand, has a multi-party system. Assess the advantage of multi-party system in India. इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है ना? तो क्या मल्टी पार्टी सिस्टम से इंडिया में कोई फायदा है, कोई एडवांटेज है, ये आपको बताना है। तो इंडिया में क्योंकि इतनी सारी पार्टीज हैं, डिक्टेटरशिप तो कभी नहीं होगी। नो प्लेस फॉर डिक्टेटरशिप, है ना? अगर कल को किसी पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिल जाए पर फिर भी वो अच्छे से काम ना करे, तो इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम किसी और पार्टी को अगले इलेक्शन में जिता देंगे। ठीक है, तो डिक्टेटरशिप जैसे इंसिडेंट्स इंडिया में आने के चांसेस कम रहेंगे, है ना। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चॉइस। डेमोक्रेसी मतलब तुम्हारे पास कितने चॉइसेस हैं, है ना। तो जितने सारे पार्टीज आपके पास उतने सारे चॉइसेस। तो जब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, वोटर्स के लिए चॉइसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ओके, तो क्या होता है जब मल्टी पार्टी सिस्टम रहती है ना, तो हर सोसाइटी के हर कल्चर की बात सुनी जाती है। कोई ना कोई पार्टी तो आपके सोसाइटी, आपके कम्युनिटी के लिए भी आवाज उठाएगी। तो इंडिया के डाइवर्सिटी के हिसाब से मल्टी पार्टी सिस्टम के होने का फायदा क्या है कि हर कल्चर, हर लैंग्वेज, हर कम्युनिटी की बात सुनी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अगर कल को कोई एक पार्टी अकेले मेजॉरिटी में नहीं आ पाई तो हम लोग गठबंधन भी आसानी से बना लेंगे। हमने काफी बार कर भी रखा है ना। एवरी एस्पिरेंट गेट्स अ चांस टू बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। काफी सारे लोगों को मौका मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का। और जब मल्टी पार्टी सिस्टम रहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो गैप है, जो दूरी है, वो दूरी भी फिल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आप ये भी बोल सकते हो कि जब मल्टी पार्टी सिस्टम रहता है तो रूलिंग पार्टी अगर कुछ गलत करे तो उनके ऊपर नजर रखने वाले लोग भी ज्यादा रहते हैं, है ना। कल को अगर रूलिंग पार्टी कुछ गलत करेगी, सारे ऑपोजिशन पार्टी के लोग आवाज उठाएंगे। कल को अगर देश में कोई बहुत बड़ा क्राइम होगा या कोई बहुत बड़ा क्राइसिस होगा, तो हमारे पास ज्यादा लोग रहेंगे रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए। ये भी आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें भी दो ऑप्शन है। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, द अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड एंड फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर सीन एज मोर डेमोक्रेटिक, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि जब हमने अलग अलग स्टेट्स की बात सुनी, जब हमने भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाए, तो वो एक बहुत डेमोक्रेटिक एक्ट था, इसी को ही समझाओ। तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में ये समझाना है कि कैसे भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट्स बने। तो आप बोलो कि जब आजादी मिली, पार्टीशन जब हो चुका था, उसके बाद हमारे देश में से अलग अलग इलाके डिमांड करने लगते हैं कि हमें भाषा के आधार पर स्टेट चाहिए। स्टार्टिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा था कि ऐसा करेंगे तो देश में यूनिटी खत्म हो जाएगी, पर फिर आपको पता है विशाल आंध्रा मूवमेंट हुआ और फिर आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना जो कि भाषा के आधार पर बना दिया गया। उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट करा था 1953 में, और हमने इन्हें ये काम दिया कि आप लोग एक रिपोर्ट बनाओ और बताओ कि क्या भाषा के आधार पर बाउंड्रीज बनाने से देश की यूनिटी पे असर पड़ेगा। तो इन लोगों ने अपने रिपोर्ट में कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग स्टेट के अलग अलग बाउंड्रीज बना सकते हो भाषा के आधार पर, इससे तो बल्कि यूनिटी और स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द पाथ टू पॉलिटिक्स। जब हमने अलग अलग लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करा तो पॉलिटिक्स में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आने भी लगे। स्टार्टिंग में तो क्या था, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले रिच लोग थे पॉलिटिक्स में, है ना। फिर टाइम के साथ साथ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जुड़ने लग जाते हैं। आज के टाइम पे तो इतने साल हो गए अलग अलग स्टेट्स को बनाए हुए, तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि जब आप अलग अलग स्टेट के लोगों की बात को सुनते हो तो हमारे देश में डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है।
ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका और वाला क्वेश्चन, ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं। What was the approach of government of India towards princely state immediately after partition? Describe how princely state of Manipur acceded to India. आपसे पूछ रहे हैं प्रिंसली स्टेट को इंडिया का पार्ट बनाने में इंडिया का क्या अप्रोच रहा, और आपको ये भी बताना है कि मणिपुर को हमने एग्जैक्टली इंडिया का पार्ट कैसे बनाया। क्या पता आपके पेपर में मणिपुर की जगह हैदराबाद पूछ लिया जाए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हमने पढ़ भी रखा है डिटेल में, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का क्वेश्चन है ये। तो आप बोलोगे प्रिंसली स्टेट को जब हम इंडिया का पार्ट बना रहे थे, हमारी गवर्नमेंट ने 3 अप्रोचेस लिए, 3 चीज ध्यान में रखा। पहली चीज तो क्या थी, सबसे पहले हमने कहा कि ऑलरेडी देश का, हमने क्या कहा, ऑलरेडी देश का पार्टीशन हो चुका है, एंड पार्टीशन के बाद प्रिंसली स्टेट से बोला गया आप चाहो तो इंडिया ज्वाइन करो या पाकिस्तान ज्वाइन करो या खुद का देश बना लो। हम ऑब्वियसली चाहते थे कि ये इंडिया का पार्ट बने, तो ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा प्रिंसली स्टेट अपने मर्जी से इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात थी। सेकंड, हमने सोचा कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहता, कोई बात नहीं, उन्हें मनाओ, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दो, है ना, उनसे बोलो कि हम आपकी सारी डिमांड्स पूरी करेंगे, आप इंडिया का पार्ट तो बन जाओ पहले, ठीक है। थर्ड हमने क्या कहा, थर्ड हमने सोचा कि ऑलरेडी देश डिवाइड हो चुका है ना, अब इससे ज्यादा अगर डिवाइड होगा तो हमारे देश के लिए सही नहीं रहेगा, तो हमने कहा जो भी हो जाए प्रिंसली स्टेट के टॉपिक को सुप्रीम इंपॉर्टेंस देना है ना, कि अब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते प्रिंसली स्टेट्स को खो देना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन्हें जैसे तैसे मनाओ। नेक्स्ट, मणिपुर इंडिया का पार्ट कैसे बना ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मणिपुर को जब हमारे देश को आजादी मिली, उस टाइम पे मणिपुर में राजा थे, उनका नाम था बोधचंद्र सिंह, ठीक है। इन्होंने एग्रीमेंट तो साइन कर लिया था, पर फिर भी मणिपुर पूरे तरीके से इंडिया का पार्ट नहीं बना था। ऐसे में जून 1948 में मणिपुर के लोग बोलते हैं कि हमें इलेक्शन करना है, राजा के ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं, राजा कहते हैं ठीक है आप लोग इलेक्शन कर लो। इसी के चलते मणिपुर में पहली बार इलेक्शन होता है और मणिपुर पहला स्टेट बन जाता है इंडिया का जो इलेक्शन करके दिखाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, अब मणिपुर में इलेक्शन हो गया है ना, इलेक्शन बनने के बाद, इलेक्शन करने के बाद इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कांग्रेस के लोग थे वो तो कह रहे थे कि हाँ मणिपुर को पूरा पूरा इंडिया का पार्ट बना दो, पर बाकी पार्टी के लोग इतना खुश नहीं थे, वो इंडिया को इंडिया का पार्ट नहीं बनाना चाह रहे थे मणिपुर को। ऐसे में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हम जाके राजा से बात करते हैं, राजा को जैसे तैसे मनाकर एक और एग्रीमेंट साइन कराते हैं और फिर मणिपुर पूरा पूरा इंडिया का पार्ट बन जाता है। पर हाँ, मणिपुर के लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को इस बात का बुरा लगता है कि गवर्नमेंट ने तो सिर्फ राजा से बात कर ली है ना, काउंसिल से तो किसी ने बात ही नहीं करी। चलो नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, assess the role of ASEAN as an economic association। आसियान एक इकोनॉमिक एसोसिएशन की तरह कैसे काम कर रहा है ये आपको बताना है। इसमें भी ऑप्शन है, पहले ये क्वेश्चन करेंगे फिर ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली आसियान के बारे में अच्छे से समझाना है। तो आप बोलोगे आसियान तो बना ही इस मकसद के साथ था कि हम लोग मेनली इकोनॉमी के ऊपर फोकस करेंगे और सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। फिर आप बोलो वैसे तो आसियान का जो रीजन है वो यूएस, यूरोपियन यूनियन और जापान की इकोनॉमी के कंपैरिजन में काफी छोटा है, पर फिर भी आसियान में जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। हालांकि छोटी इकोनॉमी है पर तेजी के साथ ग्रो कर रही है, तो नो डाउट इन कंट्रीज का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आगे जाकर। नेक्स्ट, आप आसियान के ऑब्जेक्टिव्स बता दो, ठीक है। आप कहो कि आसियान एक कॉमन मार्केट बनाना चाहता है जहां पे आसियान की कंट्रीज आसानी से इकोनॉमिक मैटर्स में कनेक्ट कर सकें। इन लोगों ने फ्री ट्रेड एरिया बनाया भी है जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इजीली। यूएसए और चाइना ने ऑलरेडी इनका फ्री ट्रेड एरिया ज्वाइन कर भी लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है,
The current economic strength of ASEAN, particularly its economic relevance as trading and investment partner to growing economies such as India and China, make this an attractive proposition. ठीक है, तो जितनी तेजी से आसियान ग्रो कर रहा है, इंडिया एंड चाइना जैसी कंट्रीज के लिए तो आसियान के साथ कनेक्शन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इनका FTA साइन कर रखा है, ठीक है, और इंडिया आसियान की कंट्रीज के साथ इंडिविजुअली भी अग्रीमेंट्स बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आसियान का स्ट्रेंथ क्या है? आसियान का स्ट्रेंथ है आसियान वे। ये लोग एक इनफॉर्मल तरीके से मिलजुल कर साथ में काम करने के ऊपर विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट, या तो आप ये क्वेश्चन कर लो या फिर आपको और दे रखा है, मतलब एक ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन में क्या है? कैन जापान इफेक्टिवली फंक्शन एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर? सपोर्ट योर आंसर विथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। क्या जापान एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बन सकता है? ये आपको समझाना है। तो हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, उसमें हमने पढ़ा है कि यूएसए के अलावा और भी कंट्रीज हैं और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काफी पावरफुल हैं। उस चैप्टर में हमने यूरोपियन यूनियन पढ़ा, आसियान पढ़ा, चाइना पढ़ा। अब उसी चैप्टर के एंड में एक छोटू सा बॉक्स है जिसमें जापान के बारे में लिखा हुआ है ना, उससे देखो इन लोगों ने क्वेश्चन बना लिया है। हमने इस चैप्टर का जब वन शॉट करा था तो हमने भी इसे डिटेल में कवर करा था। अगर आप चाहो तो आप डिटेल्ड वन शॉट उस चैप्टर का इसी चैनल पे चेक कर सकते हो, वीडियोस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसमें बेसिकली आपको बताना है जापान की क्या क्या पावर्स हैं और हम ऐसा क्यों मानते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे जापान भी यूएसए को टक्कर दे पाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो जापान हार गया था और जापान एक आइलैंड देश है, जापान के पास खुद के रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज के लिए वो बाकी कंट्रीज के ऊपर निर्भर रहता है। फिर भी जापान बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी रही है जापान की, ये इकलौता एशियन मेंबर भी रहा है G7 में। यूएन के बजट में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर तक रहा है जापान। इन्होंने यूएसए के साथ 1951 से ही सिक्योरिटी अलायंस बना लिया था और जापान के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में जापान कहता है कि हमारा देश वायलेंस के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, हम वायलेंस कभी भी नहीं करेंगे, हम वॉर, वायलेंस, इन सारी चीजों पे विश्वास नहीं रखते। इसी के चलते जापान बहुत कम खर्चा करता है मिलिट्री के ऊपर। ये अपने जीडीपी का सिर्फ 1% खर्चा मिलिट्री के ऊपर करते हैं। इसके बावजूद इनकी मिलिट्री 7th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। जापान अपने हाई टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत फेमस है। जो आपने बड़े बड़े ब्रांड सुने होंगे, सोनी, पैनासोनिक, सुजुकी, टोयोटा, ये सब जापानीज ब्रांड्स ही हैं। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का भी पार्ट बनता है जापान 1964 में। 11th मोस्ट पॉपुलेटेड देश है ये, है ना। और जापान जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, नो डाउट ये एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है हमारे ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इसी के साथ बच्चों हमारा सैंपल पेपर यहाँ पर खत्म होता है। तो आई होप अब आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिली कि बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा आ सकता है और पेपर में आंसर राइटिंग कैसे करके आना है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो तो आपको टेलीग्राम का एक लिंक दिख रहा होगा। उस टेलीग्राम के लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि मैंने क्लास में अभी जो कुछ भी समझाया है, जो भी आंसर्स लिखे हैं, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, है ना। तो बेसिकली पूरा ये जो सैंपल पेपर है ये सॉल्व्ड आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और भी सारे क्लास अपडेट्स के लिए, चैनल अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। डन? चलो बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी तो और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। बोर्ड एग्जाम की एकदम बढ़िया तैयारी हम लोग करने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी क्लास को मिस करो, इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डन?
ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।